नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और मुझे ऐसा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं उसकी जो विधियां हैं, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि, इन विधियों में अंतर की जो बात करने वाले हैं। और प्यारे मित्रों, बोर्ड परीक्षा के लिए कम से कम 2 नंबर यहां से अनिवार्य रूप से ये आपके लिए टॉपिक देने वाला है। कभी कभी ये टॉपिक 5 नंबर में भी आता है और अधिकांशतः ये बोर्ड परीक्षाओं में, सभी बोर्ड परीक्षा हमारे जितने बार स्टेट बोर्ड होते हैं सब में कम से कम अब तक 2 नंबर का अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। इसमें स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि में जो अंतर होता है उसको पूछता है, या इनकी विधियों में जो होता है कभी कभार पूछता है कि स्थिर विधि में किस प्रकार के खाते रखे जाते हैं और परिवर्तनशील विधि में किस प्रकार के खाते रखे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आता है, इससे अति लघु भी आता है हमारा, और जो होता है हमारा लघु उत्तरीय भी कभी कभी आ जाता है। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट बिना समय गवाए हुए। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पाठ 1 साझेदारी लेखांकन, कक्षा 12। प्रकरण जो होगा हमारा साझेदारी के पूंजी खातों की विधियों में अंतर। सबसे पहले इस प्रकार से आपके लिए बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के फॉर्मेट में इसके लिए डिफाइन करना है जो आपके लिए सुंदर लगेगा। अब सबसे पहले जो हमारा कॉलम बनाएगा यहाँ पे, वो कॉलम बनता है हमारा अंतर का आधार। फिर हम पहली विधि लिखेंगे स्थिर विधि, और फिर लिखेंगे परिवर्तनशील विधि। अब इनके अंतर होते हैं, मुख्य 4 अंतर होते हैं इसके। सबसे पहले खातों की संख्या। स्थिर विधि में खातों की संख्या 2 होती है। कैसे कैसे 2 होती है? एक तो इसमें साझेदारों के पूंजी खाते बनते हैं और दूसरे साझेदारों के चालू खाते बनते हैं। स्थिर विधि में जो पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट होता है, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का, उसमें हमेशा शेष जो होगा हमारा वो स्थिर रहता है अधिकांशतः, जब तक पूंजी निकाली ना जाए या अतिरिक्त पूंजी निवेश ना की जाए। अब चालू खाते में हम क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग के लिए हम डेबिट साइड में रखते हैं। बचे कुछ साझेदारों से संबंधित इनकम मद होती हैं, वेतन, बोनस, कमीशन, आपका रेमुनरेशन, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट वाला भाग, वो हम इसके क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो देखते हैं इस विधि में साझेदारों के 2 खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। इस विधि में जो स्थिर विधि होती है 2 खाते, परंतु परिवर्तनशील विधि में, इस विधि में केवल एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। यहां पर 2, यहां पर 1। यहां पर पहले हम कैपिटल का स्पेशल बनाते हैं और उसके बाद में स्पेशल करंट अकाउंट बनता है। मगर इस परिवर्तनशील विधि में शुरू से लेके अंत तक केवल एक ही खाता बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी से स्टार्ट होके नीचे बैलेंस सीडी तक हम निकालते हैं, जब प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बाद में देखा जाता है। अब दूसरा आता है पूंजी खातों का शेष। जैसे कि स्थिर विधि में प्रत्येक वर्ष शेष समान रहता है, मैंने आपके लिए पहले भी बताया है। इस विधि का एक फीचर्स यही है, एक विशेषता कह सकते हैं आप, कि इस विधि में जब तक पूंजी निकाली ना जाए और अतिरिक्त पूंजी इसमें जोड़ी ना जाए, जब तक स्थिर विधि से जो हमारे पूंजी खाते होते हैं उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम, उसका शेष प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो वहीं दूसरी ओर परिवर्तनशील विधि में प्रत्येक वर्ष शेष बदलता रहता है। जैसे हो सकता है इस वर्ष राम को सैलरी का प्रावधान है, मगर अगले वर्ष राम को कोई सैलरी का प्रावधान नहीं रहा होगा। जब इसकी पूंजी बैलेंस बीड़ी रही होगी तो हो सकता है 2 लाख, और जब इसके लिए वेतन मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह, तो 1000 गुणा 12 टोटल 12,000,
और ऊपर जो इसकी टर्म रही होगी वो रही 2 लाख। इसके अतिरिक्त इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ईटीसी और भी मिल सकता है। लेकिन यदि यहां पर कैसे बदलता है, यही चीज होती है इसको बदलने वाली। क्या उस वर्ष विशेष में जब परिवर्तनशील विधि द्वारा खाते रखे गए तो क्या साझेदार को वेतन मिला, बोनस मिला, कमीशन मिला? और आप कहीं ना जाएं, आपके लिए पी&एल एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट होगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो भी परिवर्तनशील विधि में साझेदारों के जो पूंजी होती है उसके लिए इफेक्ट करता है। अगर लॉस होगा तो उसकी पूंजी घट जाएगी और अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी पूंजी बढ़ जाती है। आगे लेन देनों का लेखांकन, यानी हम स्थिर विधि में और परिवर्तनशील विधि में जो रिकॉर्ड करते हैं, जो अभिलेखन करते हैं, लेखांकन करते हैं, उसमें क्या क्या होता है देखिएगा। चालू खाते की अगर बात करें, क्योंकि स्थिर विधि में पूंजी खाता तो सेपरेट अकाउंट है, उसमें तो कुछ करना ही होता ही नहीं है। लेकिन लेन देन कहां होते हैं? अतिरिक्त लेन देन, जैसे आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, हानि आदि का लेखांकन चालू खाते में किया जाता है। यहां पर तो स्थिर विधि है तो ना विशेष परिस्थिति में पूंजी निकाली जाए या लगाई जाए तो ये चेंज होता है, वरना इसका तो सेपरेट रहना ही है, फिक्स है। लेकिन इसमें और लेखांकन कहां होता है हमारा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कौन कौन से लेखे होते हैं वहां? आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, हानि आदि का लेखांकन चालू खाते में किया जाता है। परंतु परिवर्तनशील विधि में अब देखते हैं अंतर। इस विधि में सभी लेन देनों का लेखांकन साझेदारों के पूंजी खाते में किया जाता है। मैंने आपके लिए बताया बैलेंस बीडी से स्टार्ट होकर अंततः बैलेंस सीडी जो कुछ भी निकलेगा वहां तक हम शुरू से लेके अंततः तक एक ही फॉर्मेट में इसका अकाउंट बनाते हैं। तो जब स्थिर विधि में सेपरेट अकाउंट बनता है तो उसकी गणना, इन टर्म्स की गणना, जो प्रावधान होते हैं साझेदारी संलेख के, यहां पर तो इसमें कर दिए जाएंगे, मगर इस वाले खाते में जब साझेदारों की परिवर्तनशील विधि होगी तो पूंजी खाते में ये सारे प्रावधान लागू होते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक की सब गणना यहां पर की जाती है। आगे पूंजी खाते का शेष। पूंजी खाते के शेष में मैंने आपके लिए बताता हूं, जब भी स्थिर विधि होती है, स्थिर विधि में हमारा खाता हमेशा साझेदारों के पूंजी खाते और उसमें कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हमेशा क्रेडिट शेष ही दर्शाता है। क्रेडिट शेष दर्शाने का एक कारण है क्योंकि पूंजी इतनी नहीं निकाली जा सकती है जिससे कि उसका जो बैलेंस है वो माइनस हो जाए। एक लिमिट तक पूंजी निकाली जा सकती है, इसलिए हमेशा क्या रहता है इसका? पूंजी खाता, पूंजी का शेष या पूंजी खाते का शेष सदैव ही क्रेडिट शेष रहता है। इसमें हमेशा सीआर ही बैलेंस होता है, इसमें हमेशा क्रेडिट ही रहता है। लेकिन यहां देखते हैं जैसे कि ये जो प्रावधान होते हैं साझेदारी संलेख के, ये यहां पर चालू खाते में किए जाते हैं, परंतु जब साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हैं तो समस्त समायोजन यहां पर भी करने होते हैं। तो इसमें हो सकता है कि किसी वर्ष विशेष में साझेदारों को घाटा हो जाए, जिससे उनकी जो कंपनसेट है वो किससे की जाए? उनकी कैपिटल से की जाए, पूंजी से की जाए। तो इसमें क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। समायोजनों के पश्चात फलस्वरूप डेबिट या क्रेडिट शेष रह सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। जैसे राम और श्याम ने 1 लाख और 1,20,000 लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। 1 लाख और 1,20,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। अब होता क्या है, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से लोन रिक्वायर कर ली, उसका पैसा पी&एल एप्रोप्रिएशन में भी हमारा लॉस आ गया, तो हो सकता है इनका जो ये बैलेंस है ये इनके लाभ इनकी हानि से अधिक हो। देखो इसकी पूंजी कितनी है? 10 लाख हो सकती है, इसकी जो हानि आए टोटल निकल के 1,20,000 आ सकती है।
इसकी 1,40,000 आ सकती है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि यहाँ पर डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे राम और श्याम ने 1,00,000 और 1,20,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, अब उन पर कर्जा ही इतना हो गया। और साझेदारी की एक विशेषता यही है कि साझेदारी में जो साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित भी कहां तक होता है कि उनके केवल बीवी और बच्चे, यानी किसी साझेदार की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी वयस्क हैं, तो उनकी पूंजी प्लस उसकी बीवी के गहने जो उसके लिए उसकी मायके से मिले होंगे, केवल उन्हें छोड़कर समस्त पूंजी बेचकर भी इसका वो भुगतान करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।